हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ। ठीक है, इनके जन्म को लेकर कंफ्यूजन है इतिहास में, कहीं आपको 1627 मिलेगा, कहीं आपको 1630 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा और जो रहेगा आप आंसर करके आओगे। अगला क्वेश्चन है, नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। नानाजी साहब के नाम से किनको जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नानाजी साहब के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए। ये हुए गुरु अंगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किनको समर्पित है। किनको समर्पित है। यह नटराज को समर्पित। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था। किस निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया था। कौन था वो था निजाम अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया। विधवा विवाह कानून, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया था। कब। 1856 ईस्वी में। और विधवा विवाह कानून पास होने के समय में कानून ने एक और चीज को खत्म किया था। वो क्या था। वो था डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना 56 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाला कारतूस कब लाया गया था। कब लाया गया था। ये लाया गया था 1857 में। लेकिन 1857 में कब। जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा जनवरी 1857। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक को किसने लिखा है। किसने लिखा है। वीडी सावरकर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की। तो 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था। तो मंगल पांडे से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसी टीम से, इसी बैरक से वह संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अभी 1856 में भी हम लोगों ने देखा था। 1856 में कैनिंग आ चुके थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। ये बने थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों। क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर कोई अधिक ऊंचा तक उछल सकता है। क्या है इसका कारण। इसका कारण है कि चंद्रमा का जो तल है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की अपेक्षा कम है। ठीक है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक वह कूद सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो अगर किसी गेंद को हम लोग ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली, तो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन किस तरह का होगा। तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में उसका त्वरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। क्या होता है। ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये होता है आपका जड़त्व आघूर्ण यानी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, एक घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जाता है। अगर किसी भी फ्लाईव्हील का आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको मेजर करना है तो आप किस यंत्र का प्रयोग करते हो। आप यूज करोगे स्ट्रेबोस्कोप का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग किस चीज पर निर्भर करता है? संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वह उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किस यंत्र से आप कर सकते हो? तो कौन सा यंत्र है इन चारों में से? तो आपका सही आंसर है वो है विद्युत जनरेटर। ठीक है, इससे आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में, शुष्क सेल नहीं है ये शुष्क सेल है यानी ड्राई सेल। ड्राई सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका त्वरण, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट आपका सही है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था P इक्वल टू एम बी यानी मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होगा तो वही सेम चेंजेस P यानी मोमेंटम में भी होगा, यानी संवेग में भी होगा। तो अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना हो रहा है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है 10⁷ अर्घ के बराबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? नॉट का उपयोग कहाँ किया जाता है? नॉट का उपयोग गति मापने के लिए किया जाता है। समुद्र में जब हम लोग गति मापते हैं तो हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और समुद्र की दूरी अगर हम लोग मापते हैं तो नॉटिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो किस यंत्र से हम लोग बादलों की दिशा और गति को माप सकते हैं? तो ये आपका नेफोस्कोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर को हम लोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? तो यह आपका भूतल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। किसी भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है तब जब लिफ्ट जा रही हो। जल्दी बताओ, जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो इंसान को एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही है, तो जो भी उसमें है उसको अपना भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? 1920 में खिलाफत कमेटी का सभा बैठा था और इसी सभा में गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का भी जिम्मा लेने का रिक्वेस्ट किया गया था। आपको ये बताना है कि ये जो बैठक हुई थी ये किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी? ये बैठक हुई थी इलाहाबाद में। किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो, एका आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये अवध में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ये ऑलमोस्ट 1921-22 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है वह पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। क्लियर है, और इसका जो आंदोलन का मेन रीजन था वो क्या था? तो अंग्रेजों ने जितना लगान फिक्स किया था उससे ऑलमोस्ट 50% अधिक लगान लिया जा रहा था, इनका ऐसा कहना था। इसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसमें देखो बहुत सारे लोग गलत आंसर करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है डॉक्टर मोहन सिंह। अब बहुतों ने सुभाष चंद्र बोस लगाया होगा और वो अभी मुझे गाली दे रहे होंगे कि सर ने गलत पढ़ाया है। देखो, ये मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। INA किसके दिमाग की उपज थी, यानी सबसे पहले किसने इसके बारे में सोचा? तो ये उपज जो थी ये डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की ही थी। ठीक है, INA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंडियन नेशनल आर्मी, या हिंदी में हम लोग इसको आजाद हिंद फौज कहते हैं। तो ये सबसे पहले डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग में आया और 1942 में इन्होंने इसकी स्थापना भी की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, जिसके असफल होने के बाद 1943 में फिर से सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया। इसी कारण से कई बार आपको सुभाष चंद्र बोस पढ़ने को मिलता है, कई बार मोहन सिंह मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो मोहन सिंह ही है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था?
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो अगर आपको याद हो, तीन कठिया प्रणाली का मैंने पिछले सेशन में चर्चा किया था। ठीक है, वही तीन कठिया प्रणाली से ही संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। मैंने क्या बताया था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी होती थी, ये अनिवार्य था। इसके लिए बिहार के एक किसान थे जिनका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल, ये याद रखना आप। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और सत्याग्रह किया था और इस प्रथा को खत्म किया था। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। उलगुलान एक टाइटिल है, अगर वो टाइटिल आपको याद हो तो आप आसानी से इसको मार सकते हो। क्या आपको पता है वो किसका टाइटिल है? तो वो है बिरसा मुंडा का। ठीक है, बिरसा मुंडा को उलगुलान और उनके विद्रोह को उलगुलन कहा जाता था। ठीक है, बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? उलगुलान, और उनके विद्रोह को उलगुलन। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में हुआ था बरिहा ताल विरोध, इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकासत भूमि की वापसी की मांग, ये वो हुआ करता, जैसे आप बोल सकते हो ना, मतलब स्व अधिकार हुआ करता था उन भूमि पर, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, उनका वो अधिकार छीन लिया गया था और उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वही उसी भूमि के मांग को लेकर ये विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बंगाल और बिहार ये दोनों एक दूसरे से अलग कब हुआ, ये आपको बताना है। देखो, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देख के कंफ्यूजन हो रहा होगा, 11 और 12। जिसने थोड़ा डिटेल पढ़ा है, ऐसे एग्जैक्टली आप 12 मार्क के निकल जाओगे। अगर यहाँ पे पूछता इसकी घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी 11 में, लेकिन पृथक हो गया 12 में। ठीक है, तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 12 में बिहार और बंगाल अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? कौन सा वो जिला था? वो जिला था गया। कौन सा जिला था? गया जिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? यानी भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा है? कौन सा है? ये है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा है? ये है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? शांति उद्देश्य में परमाणु शक्ति का उपयोग, मैंने पहले ही बताया हुआ था, परमाणु शक्ति का हम लोग 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक शांति उद्देश्य से, यानी इसमें आप कुछ भी एक ऐसे पर्पज से यूज करते हो जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करता है, और दूसरा विस्फोटक बनाकर। तो आपको ये बताना है कि किस देश से बहुत ज्यादा आगे है। कौन सा देश है वो? जल्दी बताओ। तो वो देश है पाकिस्तान। ठीक है, इन चारों में से अगर देखो तो पाकिस्तान से भारत बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन है, शहतूत विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? शहतूत, शहतूत कहाँ पैदा होता है? कहाँ होता है? ये होता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो यह एक जानवर है जैसे चीरू। ठीक है, चीरू नामक जानवर के बाल से बनाई जाती है, तो ये याद रखना। शहतूत अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा चीरू। ठीक है, चीरू नामक जानवर के बाल से बनाई जाती है और इसका उत्पादन भारत और चीन में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो कन्वर्सन यहाँ पे पूछा जा रहा है। डायनमो कन्वर्ट करता है किस एनर्जी को किस में? तो आप सभी को पता है डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
अगला क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्योंकि। ये सारे साइंस के बेसिक सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो इसमें आप इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस से वो ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, इसलिए आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन बराबर होता है। ये सारे मैंने वन लाइनर में पढ़ाया हुआ है आपको और आप सभी को पता भी होगा। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है आप जानते हो कितना होता है? ये होता है 1/1000 mm। कितना होता है? 1/1000 mm। अगला क्वेश्चन है अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक यानी सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का लक्षण क्या है? तो सुपर कंडक्टर उन कंडक्टर्स को कहते हैं जिसका पारगम्यता अनंत होता है। ठीक है, परमेबिलिटी जो है वह अनंत होता है, उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष क्या हुआ? वर्ष हुआ कि देखो सूर्य के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है वो, ठीक है, जैसे पृथ्वी यहाँ से घूमकर फिर वापस अपने जगह पे पहुंचती है तो इसमें 1 वर्ष लग जाता है और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। उसी तरह से सबसे अधिक लंबा जो समय है वह किसका होता है? तो ये होता है प्लूटो का। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। क्या कारण है? उसका कारण है पृष्ठ तनाव। आप सभी जानते हो जो पानी की बूंद है वो गोल हो जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया हुआ, क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आप अंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम का अयस्क का नाम आपको बताना है, जल्दी बताओ। रेडियम का अयस्क कौन सा है? ये है पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड से हम लोग रेडियम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है ये आपको बताना है। को किस चीज पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत? यह है नाभिकीय। देखो दो चीजें हैं जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु बम में क्या यूज होता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन बम का बोलता तो हाइड्रोजन बम में होता नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? जल्दी बताओ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CaSO4 H2O। ठीक है, 2CaSO4.H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला क्वेश्चन है मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा दुर्ग है जो मद्रास में स्थित है? कौन सा दुर्ग है वो? जल्दी बताओ, चारों ऑप्शन में से कौन सा वो दुर्ग है? तो वो आपका सेंट जॉर्ज दुर्ग। ठीक है, सेंट जॉर्ज दुर्ग यह मद्रास या चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन लगातार 3 बार यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? लगातार 3 बार गोल्डन शू जीतने वाला, ये गोल्डन शू फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये जीतने वाले, लगातार 3 बार जीतने वाले कौन बन गए हैं? ये बन गए लियोनेल मेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी व वीमार गणतंत्र से। ठीक है, जर्मनी व वीमार गणतंत्र से हमारे यहाँ का जो आपातकाल सिचुएशन का टर्म एंड कंडीशन है वह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट अनुप्रयोग को पहचाने। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग को पहचाना है, यानी किस चीज को हम लोग स्प्रेडशीट, किस चीज में हम लोग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं? आसान सा क्वेश्चन है कंप्यूटर से, जल्दी बताओ। देखो स्प्रेडशीट्स MS एक्सेल में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? MS एक्सेल में। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? MS पावर पॉइंट। MS एक्सेल जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत में मूल अधिकार नहीं है? तो भारत में अब मूल अधिकार कौन सा नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में पद खालिस का आशय था। खालिस क्या होता था मुगल प्रशासन में? मुगल प्रशासन में खालिस पद था, स्वयं सम्राट के स्वामित्व में जो भूमि था उसको हम लोग खालिस बोलते थे। उस वक्त क्या बोलते थे? खालिस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भाप अंगार गैस एक मिश्रण है। भाप अंगार, इसको वाटर गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वाटर गैस यह क्या था, किस चीज का मिश्रण होता है, वाटर गैस। तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस आपसे पूछा जाता है और वाटर गैस पूछा जाता है। तो प्रोड्यूसर में नाइट्रोजन यूज करते हैं और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यूज करते हैं। प्रोड्यूसर में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है पटसन के रेशे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पटसन के रेशे जो हैं वह किस चीज से निर्मित है, रेशे आपको ये बताना है। तो वह द्वितीय फ्लोएम का बास्ट रेशा है। क्या है ये, बेस्ट रेशा, इसको मत समझ लेना, ये बास्ट ही है, ठीक है। तो सेकेंडरी फ्लोएम का यह बास्ट फाइबर है, पटसन का रेशा जो आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है। विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है, यह है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग है। कवक यानी फंगस, फंगस के द्वारा पैदा किया जाने वाला पादप रोग आपसे पूछा रहा है, यानी प्लांट डिजीज पूछा जा रहा है। कौन सा है इसमें से, यह आपका गेहूं का प्रभु कीट, ठीक है। गेहूं का प्रभु कीट जो है यह है कवक के द्वारा यानी फंगस के द्वारा उत्पन्न किया गया एक रोग। ये गेहूं का प्रभु कीट जो है ये कौन सा हुआ, इसको हम लोग इंग्लिश में व्हीट रस्ट बोलते हैं, ठीक है। रस्ट जिस तरह से लगता है, जैसे रस्ट आपका लोहे में जिस तरह से लगता है, उसी तरह से जो व्हीट का पौधा है उसके बॉडी पे लग जाता है, उसके तना पे लग जाता है, उसी वही रोग जो है उसी का बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और वह फंगस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थित ऊर्जा को क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझो और आंसर करो। क्या बोला जा रहा है, अगर किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन से यानी न्यूट्रल पोजीशन में वो पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बॉडी है वो न्यूट्रल पोजीशन में पड़ा हुआ है, अगर उसकी स्थिति से उसको बाधित किया जाए यानी इस स्थिति में इसका थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर होगा। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट तब होता है जब वह अपने न्यूट्रल पोजीशन में हो, ठीक है। अगर उस पोजीशन से उसको हटा लिया जाए या उसमें पोजीशन में कुछ चेंज कर दिया जाए तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है वह कम हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी कौन सी है। म्यांमार की राजधानी, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो आपने म्यांमार की राजधानी नायपीतो पढ़ा है, ठीक है। नायपीतो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, नैपियोडो, ठीक है। उसी को अलग अलग तरह से भी लिखा जाता है, तो नैपियोडो, नैपीतो ये सब एक ही है, ठीक है। तो वही है म्यांमार की राजधानी। अगला क्वेश्चन है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताओ। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यह है मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018 का, ध्यान आपको देना है क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2018 का पूछा जा रहा है और 18 का मिला था ओल्गा टोकार्जुक को। किसको मिला था, ओल्गा टोकार्जुक को। बहुत बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते तो हैं, आंसर करते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा वो मिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2019 का अगर पूछा जाता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन आपसे 2018 का पूछा गया है, वो भी पर्पज से पूछने का, ठीक है। आप याद रखो 2018 का ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसको मिला है, किसको मिला है, यह मिला है अबी अहमद अली को। किसको मिला है, अबी अहमद अली। यह इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इरिट्रिया से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इथोपिया का, तो उसमें इन्होंने शांति दूत का काम किया, मतलब शांति इन्होंने बनाया, ठीक है। उसी कारण से इनको इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। क्या है नाम इनका, अबी अहमद अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैलाश निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है। कैलाश निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन कौन सा है। क्या होगा आपका सही आंसर, आपका सही आंसर होगा 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या है, 2,4-D, 2,4-D आपका एक तरह का आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड है, ठीक है। तो कैलाश निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अब बताओ 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है ये जल्दी बताओ, किसको मिला है? ये मिला है पीटर हैंडके को। किसको मिला है? पीटर हैंडके को। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में क्षेत्रफल के आधार पर स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका में क्षेत्रफल के आधार पर स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? कौन सी झील है? वो झील है विक्टोरिया झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दृष्टि की यथार्थता। देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो फिर आंसर कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को समझो, बोला क्या जा रहा है। दृष्टि की यथार्थता मतलब जो आपने देखा है वो क्या देखा है, ये कौन बताता है? आपके आंख में अगर थोड़ा सा मैं फॉल्ट कर दूं, कुछ कर दूं आंख के साथ, जैसे मान लो आपका कोई आंख कंप्यूटर है, उसके साथ मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज कर दूं, तो मैं जो दिखाना चाहूँगा आप वो देखोगे। लेकिन हमारा आंख भी तो क्या करता है? हमारा आंख जो सामने में है उसको देखता है, यानी वही हो गया दृष्टि का यथार्थता। तो ये कौन हेल्प करता है इसमें? ये शंकु कोशिकाएं, या इसको कॉर्न सेल्स बोलते हैं। ठीक है। दो तरह के सेल्स अंदर में होते हैं आंख के अंदर में, एक होता है रॉड सेल्स और दूसरा होता है कॉर्न सेल्स। ठीक है। रॉड सेल्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कॉर्न सेल्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रॉड सेल्स आपका ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों याद रखना। ठीक है। तो जो चीज़ आपने देखा है वो लाल है, हरा है, पीला है, सेम टू सेम कैसा है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है शंकु कोशिकाएं। ठीक है, वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता हम लोग किस चीज से लगा सकते हैं? किससे लगा सकते हैं? यह है आयोडीन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार और पेट्रोल है। अब किस तरह के वस्तुएं हैं ये दोनों, कार और पेट्रोल? देखो इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप भूल गए होगे तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है। मैंने बताया हुआ था कि कार और पेट्रोल किस तरह की चीज़ें हैं। ये है पूरक चीज़ें। ठीक है। यानी अगर आपने कार खरीदा है तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बोलते हैं। ठीक है। अगर कार खरीदा है तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। आवश्यकताएं वाले कैसे कैसे चीज़ें हैं जो आपके क्या बोल सकते हो पर डे के यूज़ में आता है, जैसे आपका नमक हो गया, पानी हो गया, अखबार हो गया। ठीक है। ये सारे चीज़ें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ एक और था स्थानपन्न। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय कॉफ़ी। ठीक है, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ को याद रखो। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? अंतर्राज्य व्यापार यानी दो राज्यों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो इस पर टैक्स कौन लगाता है? कौन वो डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? तो यह कर किस हिसाब से होगा, क्या होगा, ये सब संसद डिसाइड कर सकती है, यानी केंद्र के अधीन ये अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो लोग कटक मार देते हैं। कटक में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में। कहाँ है? मनीला में। ठीक है, मनीला, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट, द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह है कोमोरोस, कोमोरोस का यह सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। इससे अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? इससे अभी हाल ही में वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियत लागत के संगत है? नियत लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसमें से क्या फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आता है? परिवहन व्यय, संपत्ति पर बीमा प्रीमियम, कच्ची सामग्री के लिए भुगतान और श्रम लागत। तो देखो, परिवहन व्यय, कच्ची सामग्री के लिए भुगतान, श्रम लागत, ये सभी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में चेंजेस के अनुसार घटबढ़ हो सकता है। ठीक है। लेकिन संपत्ति पर बीमा प्रीमियम जो है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उस पर जो प्रीमियम लग रहा है आपको, वो आपको फिक्स्ड लगेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत ये आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? टूरिस्ट वीज़ा पहली बार ये देश जारी करने जा रहा है। वो कौन सा देश है? वो देश है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?
नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने में सक्षम कौन सा प्राधिकारी है? यह है आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि जो भी स्त्री पुरुष है उनको अपने जीवन को बिताने का, अपने जीवन यापन करने का क्या उनका जरिया हो, कैसे वो काम करें, क्या काम करें, ये चीज़ डिसाइड करने का उनका अधिकार स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया अनुच्छेद 39 में। बहुत अच्छा चीज़ है, याद रखना है यहाँ से अनुच्छेद 39। आपने शायद कम बार पढ़ा होगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्यों? क्यों प्रकाश आपको सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होती है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? देखो, ये जो वेव कोई भी मूव करता है, ठीक है, तो दो इसको ऊपर वाले के बीच में लो, दो ऊपर वाले के बीच में या दो नीचे वाले के बीच में। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इसको ट्रॉफ बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ है। अगर ये बहुत ही छोटा होगा तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? मराठा तोपखाने का कमांडर पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन था? जल्दी बताओ, कौन था वो था इब्राहिम खान गादरी। कौन था? इब्राहिम खान गादरी। ये था मराठा की तरफ से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने? विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता इंस्टाग्राम पे बन गए नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच झगड़े का जड़ बना था? विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी, इस दोनों राज्य के बीच झगड़े का जड़ कौन सा स्थान बना था? कौन सा स्थान था वो था, जल्दी बताओ, कौन सा स्थान था? वो था रायचूर दोआब क्षेत्र। रायचूर दोआब क्षेत्र बहमनी और विजयनगर के बीच झगड़े का कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, उच्च मजदूरी के लिए दावे को सहायता मिलेगी? उच्च मजदूरी का मजदूर जो है वह उच्च मजदूरी का दावा कर रहा है, अब इसको और हेल्प मिल सकता है इन चारों ऑप्शन में से किस चीज से? जल्दी बताओ, ऑप्शंस को पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या है? बेरोजगारी में वृद्धि दर से, श्रम उत्पादकता में वृद्धि से, उपभोक्ताओं की मांग में कमी से, या कंपनी के लाभ में कमी से। इसमें से क्या कारण हो सकता है जो उच्च मजदूरी के लिए दावे को और हेल्प करे? तो क्या हो सकता है सही कारण? तो सही कारण हो सकता है श्रम उत्पादकता में वृद्धि से। ठीक है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि से उच्च मजदूरी दर का दावा किया जा सकता है। अगर मान लो आप अपना एफिशिएंसी बढ़ाते हो तो आप ज़्यादा मजदूरी मांगोगे और कंपनी आपको देना भी चाहेगी। अगर नहीं देना चाहेगी तो आप छोड़ दोगे कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अभी हाल ही में एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कौन है? वो है अभिजीत बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल सम्मान 2019 दिया गया है? भौतिकी का नोबेल सम्मान कितने लोगों को दिया गया है ये आपको बताना है। कितने लोगों को दिया गया है? ये दिया गया है 3 लोगों को। आज मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी जाओ और तीनों लोगों का नाम याद करके आना। अगले सेट में मैं पक्का पूछूंगा ये 3 लोग कौन कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, अगले सेट में आपका रिवीजन होगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। ठीक है, कितने लोगों को मिला है भौतिकी यानी फिजिक्स का? 3 लोगों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए? गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडीज जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल है ये आपका एक, और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ ये आपको बताना है। तो यह आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतद्रव्य रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी के आसपास आपको ये देखने को भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर जनित वायुमंडलीय दाब किस कारण से है?
जो अर्थ के सरफेस पे वायुमंडलीय दाब है, तो आसान सा क्वेश्चन है, किसके कारण हो सकता है? ग्रेविटी के कारण हो सकता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है। अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? पठार है, पहाड़ी है, पर्वत है, पठार का कगार है, क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट ये पठार का कगार है, ठीक है, पठार का कगार, ये निचला हिस्सा है, इसको बोलते हैं पठार का कगार, ये आपका पठार हुआ, ठीक है, तो ये पठार का कगार वाला हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है? विश्व विरासत स्थल के रूप में इन 4 जगहों में से कौन शामिल नहीं हुआ है अभी तक? कौन है वो है आपका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है, कालका शिमला रेलवे स्टेशन, नीलगिरी पर्वत रेलवे, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, ये सब विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल है, लेकिन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्टिसोन औषधि है एक। कॉर्टिसोन औषधि, कॉर्टिसोन मेडिसिन जो है यह क्या है? कॉर्टिसोन मेडिसिन क्या है? कॉर्टिसोन मेडिसिन एक हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं। अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं, किसके साथ मिले हुए होते हैं? तो अधिकांश ईंधन जो है वह कार्बन यौगिक होते हैं हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक 9 माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है। बायो से आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, कोई भी एक जैविक तंत्र है यानी बायो का सिस्टम है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें से एक ऐसा चीज है जो उसमें नहीं होना चाहिए था लेकिन है वो, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही चीज, उसका वहाँ कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो रहेगा, और ऐसा हर एक चीज में, इसी को तो हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है, आपको उस चीज की जरूरत नहीं है पर फिर भी वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो बायोलॉजिकली जब किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा चीज पाया जाता है तो उसको हम लोग जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या हुआ जीनोबायोटिक्स? तो जिसकी जरूरत नहीं है उस सिस्टम में वो वहाँ अवेलेबल है, उसको हम लोग जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रोग में 2 प्रवस्थाएं होती है, यथा वह क्या क्या होता है? कुछ भी, अगर कोई भी नेचुरल डिजीज है तो उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती है, उसका अवस्था कौन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो वह होता है पूर्व रोग जनन और रोग जनन, मतलब रोग उत्पन्न होने से पहले का एक सिचुएशन होगा और एक रोग होने के बाद वाला सिचुएशन होगा, ठीक है, ये 2 सिचुएशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के मिलन बिंदु को कहते हैं। समग्र मांग यानी टोटल जो मांग है और टोटल पूर्ति है, यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई अगर बराबर हो जाए या मिल जाए, मिलन बिंदु वही हुआ, दोनों बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, संतुलन मांग या बाजार संतुलन, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है। एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? कंप्यूटर से थोड़ा सा अगर नॉलेज है आपको तो आप इसको बता सकते हो, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। जब एल्गोरिदम लिखते हो, जनरली मैंने कंप्यूटर इसलिए बोला क्योंकि कंप्यूटर में जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग आपका ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये बॉक्सेस वगैरह इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें अलग अलग कमांड लिखा जाता है, जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था सरकारिया आयोग ने। किस आयोग ने दिया था? सरकारिया आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है? यानी कौन सा एक ऐसा चीज है इन चारों में से जो ट्रांसलेशन भी करता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, और एग्जीक्यूशन भी करता है यानी एग्जीक्यूट भी करता है आपके प्रोग्राम को, तो वह है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 68वां स्थान मिला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हंगर इंडेक्स में भारत को 102 स्थान प्राप्त हुआ है, 102, ठीक है, 102nd पोजीशन प्राप्त हुआ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको पढ़ने की तरह अच्छा लगा होगा। और अभी तक अगर आपने एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिसके साथ अभी तक आप शेयर नहीं कर रहे हो या आप अभी तक जिसके साथ शेयर नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।